Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, Vanakkam, Pranam, and hello. My name is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. So, in previous lecture, we had discussed various ideologies related to the electric charge. We discussed various experiments people used to perform just to understand the basic nature of electric charge. We discussed why a positive charge is assigned to a proton and why negative charge is assigned to an electron. So those convention we had discussed. तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो अभी पहले वो प्रीवियस वीडियो देखिए एंड देन यू शुड कंटिन्यू विद माय न्यू वीडियो. In this video, I'm going to discuss a next part of an electric charge, that is property of the charges. So let's start. Property of the charges. Properties of electric charge. तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उस लेक्चर में मैंने कुछ टर्म्स समझाए थे आपको कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मैं ये बोल दूं दैट पर्टिकुलर बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मैं ये बोल दूं कि पर्टिकुलर बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज. तो अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बताया था कि अगर मैं एक न्यूट्रल एटम में कंसिडर करता हूं, न्यूट्रल एटम which means the number of electron is equal to the number of proton, and if somehow मैंने अगर number of electrons को बढ़ा दिया, that is number of electron is more than the number of proton, then I will assign this term that the particular atom is negatively charged, and if a number of proton is more than the number of electron, तो मैं ये बोल दूंगा कि that particular atom is positively charged. अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी में समहाउ अगर वो सपोज करो वो बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है, अगर यहां पे दो कंडीशन में लिख रहा हूं. फर्स्ट कंडीशन इज इफ इट इज बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड द सेकेंड कंडीशन इज इफ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज. अब अगर बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटोन इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इफ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज तो मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटोन. ये टर्म्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर मेरा बॉडी अगर पर्टिकुलर एटम अगर न्यूट्रल है तो उस केस में तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फोकस कुछ करना नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है. बट अगर यहां पे इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो अब हमें क्या सोचना है, वी नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ मास, कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई बॉडी से निकल रहे हैं तो क्या वो पर्टिकुलर बॉडी का मास कम हो जाएगा या बढ़ेगा. जनरली लेट मी राइट द मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to power minus 31 kg, and mass of proton is 1.67 into 10 to power minus 27 kg. तो अगर मैंने ये कहा कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या बॉडी के मास में चेंज आता है कि नहीं आता है, दैट्स अ क्वेश्चन. सो द आंसर इज यस, देयर इज अ चेंज इन द मास इवन इफ इट इज एट अ स्मॉलर स्केल. तो अगर इस केस में अगर मैं देखूं द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लेट्स से कि अगर कोई बॉडी से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अगर ये मेरा एक बॉडी है, सपोज बॉडी ए, सो इनिशियली अगर बॉडी न्यूट्रल थी तो इस केस में क्या था, न्यूट्रल बॉडी के केस में क्या था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और अगर यही ए बॉडी अगर क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो इस केस में क्या हुआ, ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं मास के टर्म्स में देखूं कि सपोज करो यहां से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए, सपोज करो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए। इनिशियली अगर बॉडी का मास अगर कैपिटल M है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, और सपोज करो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे गए, n टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए। लेट्स से एक मास का अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो उस पर्टिकुलर एटम से कितना मास रिड्यूस होगा, n इंटू me। me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस मच अमाउंट ऑफ मास इज रिड्यूस्ड from a neutral atom. So let's say that mass, reduced mass is m-. तो ये जो मेरा पॉजिटिवली चार्ज एटम है, तो उसका मास कितना बेटा, तो उसका मास बना m minus m-. So this is the mass remain when a body becomes positively charged. ये ध्यान रखना, m minus m-. मैंने क्यों लिखा, because m- is a mass of those electrons which are leaving from the neutral atom, and because of which it is changing to a positively charged. Now in second case again, now I'm considering a negative charge. तो negative charge कब होगा बेटा, again the number of electrons should be more than number of proton. तो again अगर मेरे पास एक body है, let's say A is my body and it is a neutral, so obviously the mass of the body is m, right? तो न्यूट्रल में क्या कंडीशन मैंने बताया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ये बॉडी क्या हुआ, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हुई है। सो इन नेगेटिवली चार्ज कब होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाएगा। तो समहाउ इसमें क्या हुआ था, प्रीवियस वाले केस में मास तो रिड्यूस हो रहा था, इस वाले केस में क्या होगा, मास इंक्रीज होगा। लेट्स से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू द एटम। अगर एक एटम का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो दिस वुड बी द मास ऑफ दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना मास इस न्यूट्रल एटम में एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। सो now in this case let's say this value will be again m-, but यहां पे याद रखना these are adding into the atom and these are leaving from the atom. तो इस केस में जब अब मेरा बॉडी जब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो योर मास विल बी इंक्रीज एंड दैट विल बी m प्लस m-. तो आपको ये कंडीशंस में क्या कंक्लूजन मिला, द कंक्लूजन इज दैट इफ द इलेक्ट्रॉन्स are leaving out from the body, the mass will be reduced, and if electrons are entering into the body, the mass will be increased, even if it is at a smaller scale. Clear? तो ये याद हमें रखना है कि अगर बॉडी से कोई भी एलिमेंट्री चार्ज अगर निकल रही है या फिर उसमें आ रही है, तो मास में इफेक्ट आता है, and that can change the weight of the mass of the body can increase or decrease. That totally depends on the number of charge that are entering and leaving, right? So this is the key factor that you need to understand. Now depending on these conditions, now we are going to understand the main part of this lecture, and that is properties of the electric charge. So properties of the electric charge में मुझे पहला पार्ट क्या समझाना है, पहला पार्ट मुझे ये बताना है दैट चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सेकेंड पार्ट मुझे ये समझाना है दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एंड थर्ड पार्ट मुझे ये समझाना है दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। सो वन बाय वन हर एक चीजों को हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस
property, that is charge is additive. देखो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, चार्ज इज एडिटिव का मतलब ये प्रॉपर्टी हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि चार्ज बाय नेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि इफ यू आर कंसिडरिंग एनी सिस्टम विच हैज अ सम नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन इट, so the total charge present inside that system will be added algebraically. जनरल एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो आप करते हो नॉर्मल नंबरों के साथ, द सेम algebraic expression you have to use for the charge part also. So yes, in this case you have to understand that charge is scalar. Scalar मतलब क्या होता है, scalar means we are representing those quantities in which for us only its magnitude is a major concern and we do not think anything about their direction. The scalar quantity is a quantity in which it only shows the idea of magnitude, it do not show anything about the direction. The charge is a scalar quantity, so that's an added part of the additive nature of the charge, right? और दूसरा पार्ट मुझे क्या समझना है, दूसरा पार्ट हमें यह समझाना है कि it can be added algebraically, added or subtracted algebraically. So if I have a number, एक सिस्टम आप ले लो, एक जैसे मान लो एक मेरा सिस्टम है, इसमें मैंने कुछ चार्ज ऐड किया, सपोज करो 1 माइक्रोकूलम ऐड किया, +1 माइक्रोकूलम ऐड किया, लेट्स से +2 माइक्रोकूलम ऐड किया एंड -2 माइक्रोकूलम ऐड किया। जस्ट जनरली एक मैंने एग्जांपल ले लिया कि एक सिस्टम है जहां पे मेरे पास क्या है, 3 चार्ज है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम कितना होगा, तो यू विल सिंपली ऐड इट। सो टोटल charge is +1 microcoulomb +2 microcoulomb -2 microcoulomb. So the total charge is +1 microcoulomb. So simply आपने add और subtract कर लिया. So this is the property, the first property of the charge, which shows that charge is scalar in nature. मतलब हमें चार्ज का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए मेजर कंसर्न यही है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है एट दिस स्टेज। और सेकेंड पार्ट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि चार्ज को हम नॉर्मल एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज, लेट्स अंडरस्टैंड अनदर प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड चार्ज फॉर क्वांटाइजेशन. So let's understand quantization of charge. Second part, quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये टर्म आप ज्यादा डिटेल में कब समझोगे, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ोगे. क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जहां पे आप समझोगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दुनिया कैसी होती है. ये वो पार्ट है जब आप एटम को, कोई भी बॉडी को आप एटॉमिक स्केल पे आप रीड करते हो, उसको स्टडी करते हो. सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वहां पे आता है. बट बेसिकली होता क्या है, let us first understand that part and then gradually we will discuss microscopic scale. तो देखो, क्वांटाइजेशन को समझने के लिए पहले ऐसा एज्यूम करो कि अगर आपके पास कोई भी दुनिया का कोई भी एक बॉडी अगर आप लेते हो, अगर बॉडी अगर न्यूट्रल है, ठीक है,
समहाउ अगर उसको चार्ज भी कर लेते हो तो उसके अंदर जितना भी टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, जो भी आप एल्जेब्रिकली आप ऐड कर लेते हो, सब्सट्रैक्ट कर लेते हो, जस्ट एल्जेब्रिक ऑपरेशन उसमें लगेगा। तो अगर आप पूरे बॉडी में जितना भी टोटल चार्ज होगा उस चार्ज को आप क्या करते हो, तोड़ते जाते हो, उसको डिवाइड करते जाते हो। अब डिवाइड करते करते एक पॉइंट आएगा कि उस पॉइंट के बाद वो चार्ज की वैल्यू डिवाइड ही नहीं होगी। इफ यू रिमेंबर, रॉबर्ट मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैंने ई की वैल्यू बताई थी, कितनी, द वैल्यू ऑफ ई इज 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. This is the expression of elementary charge. अब इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, परफॉर्म किया, तो ये चीज तो वेरीफाई हो गई थी कि दुनिया का कोई भी सिस्टम भी क्यों ना ले लो, उसमें n नंबर ऑफ चार्ज भी क्यों ना हो, बट आप उसको बार बार अगर उसको n नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप उसको डिवाइड करते हो ना, तो डिवाइड करने के बाद जो स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्ट होगा ना, दैट विल बी 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। अब इससे कम कोई भी चार्ज पार्टिकल डिवाइड ही नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि सिस्टम में या फिर हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में एक ऐसा चार्ज मिल जाए जो इसका भी फ्रैक्शनल वैल्यू है, जैसे मान लो 0.8 समथिंग, सो फ्रैक्शनल चार्ज इज नॉट प्रेजेंट इन अ नेचर। जो भी चार्ज हमें मिलेगा सिस्टम में, every charge will be a multiple of this charge. So this was because of that expression, because of this discovery, he was rewarded a Nobel Prize. अगर आपने मेरा previous lecture देखा है, so I had discussed that part also. तो yes, ये expression यही represent करता है कि सिस्टम में कोई भी अगर एलिमेंट आप लेते हो, वो हर एक एलिमेंट का जो टोटल चार्ज होगा, that will be a multiple of this smallest charge, right? So yeah, so smallest charge मतलब टोटल चार्ज की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो टोटल चार्ज हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q and that Q is nothing but it's a close or integral multiple of the smallest elementary charge. And again I have to use the nature plus and minus. Why? Because चार्ज की तो दो नेचर होती है, पॉजिटिव नेचर भी होता है, नेगेटिव भी नेचर होता है. So we are here, we have assigned the different sign. So Q equals to plus and minus Ne. This represents a quantization of charge. अब चलो इसको एक दूसरे एग्जांपल, दूसरे पर्सपेक्टिव से समझते हैं. सपोज करो मेरे पास दो जार है, ठीक है. अब मैं एक जार में क्या कर रहा हूं कि वाटर के 10 ड्रॉप्स उसमें ऐड कर रहा हूं. और जब मैंने 10 ड्रॉप्स इसमें ऐड किया तो सपोज करो उस जार में जो वाटर का वॉल्यूम बना वो 10 ml बन गया. जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एज्यूम दैट कि जब मैंने दो जार लिया, पहले जार में मैंने 10 वाटर के ड्रॉप्स ऐड किए और जब 10 वाटर ड्रॉप्स ऐड करने के बाद जब वॉल्यूम मेजर किया तो वो कितना आया, 10 ml. उसी तरीके से मैंने दूसरा जार भी लिया. अब दूसरे जार में मैंने क्या किया, 20 ड्रॉप्स ऐड किया. अब 20 ड्रॉप ऐड करने पे जो वॉल्यूम बना वो कितना बना, 20 ml. तो अगर मैं पर्सपेक्टिव को अगर मैं क्लासिकल लेवल पे समझू, क्लासिकल लेवल मतलब जो आसपास आपको दिख रहा है, जिस चीजों को आप देख सकते हो, जिस चीजों को आप देख के इजीली आप बता सको कि ये फिनोमेना कैसे हो रहा है, मूवमेंट कैसे हो रहा है. तो क्लासिकली मतलब मैक्रोस्कोपिकल लेवल पे अगर मैं वॉल्यूम अगर मेजर करूं तो पता चल रहा है कि वाटर का एक जार में 10 ml है और दूसरे जार में कितना, 20 ml है. बट अगर मैं क्वांटाइज लेवल पे समझूं, अगर मुझे क्वांटाइज लेवल पे समझना है, अल्दो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखता ही है, बट क्वांटाइज लेवल में कैसा होगा कि 10 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू you have added a 10 drops, 10 times of single drops added in it. और in another way, दूसरे जार में कितना हुआ, 20 ml of water is equal to you have added a single volume of that drop. How many times? 20 times.
तो वो छोटे छोटे ड्रॉप्स आपने 10 टाइम्स रिपीट किया, वो छोटे छोटे ड्रॉप्स आपने 20 टाइम्स रिपीट किया, दैट मीन्स यू हैड डन अ क्वांटाइजेशन ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स. So this is also a simple example to understand the quantization. कि वाटर जनरली आपको दिखता है कि वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म मतलब जो आपको 10 ml जो दिखा, बट रियलिटी में वो क्या है, वो एक्चुअली इट हैज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडिंग अ स्मॉल 10 droplets of that water, and 20 ml is produced because adding those 20 droplets of the water. So each drops represent a quantized value. अगर दूसरी तरीके से अगर समझे तो these all are the examples just for understanding the quantization of the charges. अगर आप सपोज करो आप एक नॉर्मल से बिल्डिंग में 10th फ्लोर पे आप रहते हो, तो अगर आप 10th फ्लोर पे रहते हो और मुझे एक्सप्रेस करना है कि हाउ वुड आई express you that you are living on 10th floor, तो सिंपली मैं बोलूंगा कि आपका जो 10th फ्लोर का जो लोकेशन है that will be equals to the repetition of a single floor 10 times. तो वो जो आपके जो बेस फ्लोर है, हर एक फ्लोर आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है, 10 टाइम्स फ्लोर रिपीट हो रहा है. फ्लोर का जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होने वाला ना. तो वही फ्लोर 10 बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद आप पहुंच रहे हो कहां पे, 10th फ्लोर पे आप पहुंच रहे हो. So means when you are living on a 10th floor is equal to nothing when I repeated a single floor 10 times in order to reach a 10th floor. So a single floor is called as quantized floor. So this is also example of understanding quantization. So yes, these are the plenty of example you can illustrate just for understanding the quantization of the charges. तो yes, तो चार्जेस को समझने के लिए क्या है बेटा, कि चार्ज कुछ नहीं है, सिस्टम में कोई भी एंटिटी ले लो, वो एंटिटी के ऊपर जितने भी चार्ज होंगे वो हर एक चार्ज will be a multiple of the smallest elementary charge, and that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this is called a quantization of the charge. होप आपको समझ आया होगा. अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट हमें समझना है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. थर्ड पार्ट इज योर कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट में यहां पर लिख देता हूं, या आपने पढ़ा भी होगा बहुत जगह पे, दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed. और एक और स्टेटमेंट है, दैट इज टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. अब इस चीजों को डिटेल में समझते हैं क्या है. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि टोटल चार्ज ऑफ आवर आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. अब इस प्रिंसिपल के बेस पे, स्टेटमेंट के बेस पे, अगर मैं ये बोलूं कि सिस्टम में आपके आसपास जितने भी बॉडी है, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट वी कैन से कि भाई वो बॉडी, वो जो पर्टिकुलर बॉडी में जो चार्ज होगा वो तो पहले से कहीं ना कहीं से तो अवेलेबल था ही, उसको कहीं से प्रोड्यूस नहीं किया गया. जब यूनिवर्स बना होगा तभी से चार्ज होगा, और बस तभी से उसमें जितना नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो हर एक एंटिटी जितना डिवाइड हो रहा है इक्वल अमाउंट में चार्ज भी डिवाइड हो रहा है. तो जिस एंटिटी में जितना एवरेज चार्ज होना चाहिए वो चार्ज होगा ही होगा, उसको कोई प्रोड्यूस नहीं किया है बस. और अगर उस सिस्टम को और उस पर्टिकुलर एंटिटी को अगर आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो तो अगेन चार्ज डिवाइड हो जाएगा, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा. और दूसरा चीज यहां पे क्या समझा रहा है, यहां पे दूसरा चीज ये समझा रहा है कि भाई टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. मतलब कि अगेन अगर यूनिवर्स जब बना होगा तो यूनिवर्स को बनने के टाइम पे जो चार्ज, जितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे वही चार्ज डिवाइड होके सारी जगह पे डिवाइडेड है, सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अगेन जब वो सारे चार्ज को
बाय द हेल्प ऑफ दिस एडिटिव नेचर, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, हर एक चार्ज को जब आप ऐड करोगे तो टोटल चार्ज उतना ही होगा जितना यूनिवर्स के बनने के टाइम पे होगा, अगर आप उस यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम में कंसिडर करते हो। तो अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, या फिर अगर करेक्ट है तो कौन से कंडीशन में करेक्ट है। सो लेट्स वेरीफाई। तो पहला पार्ट में ये बता रहा हूं कि ये स्टेटमेंट तब करेक्ट होगा जब एक कंडीशन ऐड होगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये दोनों ही statements are interconnected with each other. Individually they are not complete, they are interconnected with each other. अगर मैं ये बोलूं कि yes you will be able to destroy a charge, yes you will be able to destroy a charge provided the condition is that charge must be conserved. तो अगर यहां पे अगर चार्ज कंजर्व्ड है, मतलब चार्ज कैसे कंजर्व करूंगा, यही तो मेन पार्ट है, हमें वही तो समझना है। तो बेसिकली एक टर्म्स मुझे समझाना है, लेट मी राइट इट हियर। इसी का एग्जांपल मैं ले रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए। कहा यह जाता है कि अगर चार्ज कंजर्व हो रहा है, चार्ज अगर क्रिएट हो रहा है और चार्ज अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो दे शुड प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट। पेयर ऑफ चार्ज वुड बी प्रोड्यूस और पेयर ऑफ चार्ज विल बी डिस्ट्रॉयड in order to ensure that charge remain constant or charge remain conserved. तो देखो पहला पार्ट में समझा रहा हूं pair production. Pair production is also example of conservation of charge. अभी देखो pair production में पहला चीज यहां पे क्या बताया कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड। अब यहां पे मैं चार्ज क्रिएट करूंगा, मतलब इक्वेशन में, ऐसे लेबोरेटरी नहीं है कि मैं यहां पे चार्ज डेवलप करूंगा। सो अगेन pair production में क्या होगा कि when you have two gamma ray protons, जब दो गामा फोटोन्स, गामा के रे एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होंगे तो उस टाइम पे दो चार्ज प्रोड्यूस होगा। वन चार्ज वुड बी प्रोटोन दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड अदर चार्ज वुड बी पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज विथ अ नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिट्रॉन इज अ चार्ज विथ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी, सो इट इज नोटेड एज E+। सो अगर ये पार्टिकल है तो ये इसका एंटी पार्टिकल है। तो अगर आप टोटल चार्ज की बात करो कंजर्वेशन चार्ज के हिसाब से, अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा? देखो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, दो गामा रे फोटोन्स थे, जब दो गामा रे फोटोन एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होते हैं तो कितना एनर्जी, लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी के साथ जब वो कोलाइड होते हैं तो उस वक्त इतना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और इतना पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है। अब टोटल चार्ज अगर आप देखो तो इनिशियली यहां पे चार्ज कितना था? 0, और यहां पे भी E+ और E-, अगर इसको भी ऐड करोगे तो that would be also 0. तो left hand side total charge is 0 and right hand side is also total charge is 0. So even if the charge is produced, this statement must be interconnected with it. तो यहां पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो साथ साथ में एक चीज और हम देख रहे हैं कि चार्ज यहां पे कंजर्व भी हो रहा है। फिर let's take another example that is called pair annihilation. पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है बेटा? चार्ज को आप डिस्ट्रॉय करोगे। वो कैसे होगा? अगेन अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिया और पॉजिट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे सो दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर बाय प्रोड्यूसिंग अ सेम अमाउंट ऑफ गामा फोटोन्स। राइट, तो इतनी एनर्जी के साथ जब आप एक दूसरे को कोलाइड करते हो तो गामा फोटोन्स रिलीज होती है। अब आप ये मत पूछना कि सर एमईवी क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ बस ऐसे समझो कि दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। सो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? यहां पे चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अगेन अगर आप बात करोगे तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली it should not be destroyed, but here we are destroying the charge. But condition should be that charge should be conserved
और यहां पे भी देखो इनिशियल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इज 0। तो इवन आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ द चार्ज, जो भी गामा फोटॉन्स बन रहे हैं हमारे, इसके भी चार्ज कितना है, 0। तो यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड चार्ज 0 है, राइट हैंड चार्ज 0 है। तो इन दिस केस ऑल्सो वी कैन से द चार्ज इज कंजर्व्ड। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल के बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये भी आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तब आपको आएगा। दैट इज, लेट्स से इफ आई हैव यूरेनियम 238, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 92, एंड एटॉमिक मास कितना है, 238। एटॉमिक नंबर विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड यूरेनियम, U238 मतलब क्या होता है, 238 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बेसिक पार्ट है यूरेनियम का। सो अगर इसको मैंने डिसइंटीग्रेट किया, बिकॉज दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो अगर ये डिसइंटीग्रेट होता है तो क्या बनता है, थोरियम 234 प्लस हीलियम with having a mass is 4 and thorium with having a mass number is atomic number is 90, right? अब देखो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, एक एटम दो पार्ट में क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड हो रहा है। तो अगर मैं नंबर ऑफ चार्ज देखना, प्रोटॉन्स की बात करें तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92, और राइट हैंड साइड में देखें 90 प्लस 2 92। तो यहां पे भी क्या हो गया, चार्ज कंजर्व हो गया। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो दीज आर द एग्जांपल्स which will help us to understand how conservation of charge holds true to our nature. I hope ये तीनों नेचर आपको समझ में आ गया होगा, तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा। So today we had discussed the basic ideologies of properties of the charges, in which we had discussed the first part, that is additive nature of the charges, in which we stated that charge is scalar in nature, and for that part only a magnitude is concerned, direction is not important. In the second part we had discussed the quantization of charge. Under quantization, this part is important, that q equals to plus and minus ne, and n could be any integral multiple, n could be any number, that is 1 2 3, it could be any natural number, right? And one more thing we had deduced, that in nature there is not a single particle exists in a form of fractional charge. And the third, a conservation of charge by adding a few examples. अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन तो उठता ही होगा। क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि सर ये अगर फ्रैक्शनल चार्ज अगर एग्जिस्ट हुआ तो क्या पॉसिबल है क्या कि फ्रैक्शनल चार्ज नेचर में होता है कि नहीं होता, अगर हुआ तो। सो बेसिकली यही सोच के साथ देयर वर अ फ्यू फिजिसिस्ट, गैलमैन एंड ज़्विग, in 1963 they had postulated the idea of new particle that is called quark. सो क्वार्क के बारे में अब थोड़ा समझ लेते हैं। क्वार्क होता क्या है, क्वार्क को क्यों समझना है, समझो। क्वार्क भी आपका पार्ट ही है सिलेबस का। सो क्वार्क, so yes, in 1963 those two great physicists had said the idea of existence of a new particle called quark. अब देखो उन्होंने क्वार्क के बारे में क्या बताया कि क्वार्क एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज फ्रैक्शन में पॉसिबल है। दैट इज, अगर मैं क्वार्क, जनरली क्वार्क 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं। टॉप, बॉटम, अप, डाउन, चार्म एंड स्ट्रेंज। आपके लिए बस यही पढ़ना, आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, आपको अप और डाउन ही पढ़ना है। तो ये टॉप, अप और चार्म, ये जो क्वार्क है इनका चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2/3e।
और ये बॉटम डाउन एंड स्ट्रेंज जो क्वार्क होती है, इनकी जो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1/3e। सो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो क्वांटाइजेशन में मैंने आपको एक स्टेटमेंट मैंने बताया था कि नेचर में ऐसा कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी वैल्यू ई का फ्रैक्शन में हो। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वार्क के पार्टिकल्स के बारे में आइडिया दिया कि भाई नेचर में हां कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में पॉसिबल है। तो लोगों ने मान भी लिया कि भाई हां फ्रैक्शन में पॉसिबल है। बट याद रखना कि फ्रैक्शन में हर एक एज ऑफ नाउ नेचुरली ऐसा सिंगल पार्टिकल अवेलेबल नहीं है, क्वार्क का ऐसा सिंगल पार्टिकल अवेलेबल नहीं है जिसकी वैल्यू क्या हो, +2/3e हो या फिर -1/3e हो। नेचर में क्वार्क हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही मिलता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ अप डाउन क्वार्क, मतलब +2/3e +2/3e -1/3e। जब आप इसको एल्जेब्रिकली ऐड करोगे तो दैट विल बी हाउ मच, +1e। सो दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ minus this du means -1/3e -1/3e +2/3e. When you add all those value, it become 0 times of e. So the charge of neutron is 0. तो अभी एक चीज और क्लियर हो गया कि सर प्रोटॉन इज नॉट अ एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ क्वार्क and that is UUD, up quark and down quark. Neutron is also not an elementary particle, but it is made up of down quark and up quark. तो ये दो पार्ट से ये क्लियर हो गया कि एलिमेंट्री पार्टिकल तो नहीं रहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, but they are made up of quark. So because of discovering these particles, because of proving that yes, proton is made up of this many quark and neutron is made up of this many quark, and again I'm telling you that there is not a single quark exist in nature. They always exist in a combined form, for example like proton और neutron की तरह. And this is because there is another kind of force present inside the nucleus जो आप पढ़ोगे जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, that is called color force. हाँ, ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा, आपने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा है, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया, बट ये कलर फोर्स क्या होता है? कलर फोर्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यू टू विच दिस क्वार्क्स आर बाउंडेड टू ईच अदर. उनका जो अट्रैक्टिवनेस, जो बाउंडिंग पावर जो होती है, बाउंडिंग जो फोर्स होनी चाहिए, जनरली बहुत ही हाई होती है. So because of which this quark is unable to disintegrate themselves. This is the reason why they always exist in combined form. और हाँ, ये जो कुछ फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में जो आइडिया दिया उनको नोबेल प्राइज भी मिला. मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आपको शायद नीचे हाईलाइट में आ भी रहा होगा कि दिस वर द फिजिसिस्ट, जिनमें फ्रीडमैन थे, टेलर थे. So they were the one who had received a Nobel Prize for giving the clear, concrete idea of why quark do not exist in a single form. So hope आज का जो lecture है वो to understand the property of the charges is clear. And in next lecture we will be going to take न्यूमेरिकल. आई नो आई टोल्ड यू टू टेक अ न्यूमेरिकल बाय दिस लेक्चर, बट मुझे लग रहा है कि ये समझाने में ही पूरा टाइम ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है. सो यस, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट भी है. कि अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब किया तो पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि भाई बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ दूसरे बॉडी में, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन डेवलप हुआ दूसरे बॉडी में, और थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी होगा.
So we will going to discuss those numericals and होपफुली ये लेक्चर्स आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा एंड थैंक यू सो मच. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.